Hello children. Now in this video we are going to discuss the different types of rate of reaction. Rate of reaction को कितने तरह से हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सीखेंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि 3 तरह का होता है. हेडिंग इज टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि 3 तरह का है, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें हम पढ़ेंगे डिटेल में. सो द वेरी फर्स्ट टाइप जिसमें यूजुअली हम रेट लिखते हैं, अगर हमें सवाल आया है कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए इस रिएक्शन के लिए, तो जो हम कॉमनली लिखते हैं वो एवरेज रेट लिखते हैं. तो बेसिकली एवरेज रेट लिखने का तरीका क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन है आर, रिएक्टेंट है और पी उसमें प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं. हमसे कहा कि ये एक रिएक्शन है, इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि एक्चुअली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा. हम लिखेंगे माइनस डेल्टा ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी. ये हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं. आर के रिस्पेक्ट में हम ये लिख देंगे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, और इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख देंगे. ठीक है, ये तरीका होता है रेट को एक्सप्रेस करने का जब आप एवरेज रेट की बात कर रहे हैं. अब मान लीजिए कि हम जो है इनके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि ग्राफ होगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है, तो सपोजिंगली मैं पहले ग्राफ बनाती हूं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर मैं ग्राफ बनाती हूं जैसे कि एनसीईआरटी में ड्रॉन है, तो आप जो ये माइनस और प्लस लगाते हैं इनका भी लॉजिक यहां से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ये देखिए, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट आर का. ठीक है, तो आप आर की जगह सी भी लिख सकते हैं, जैसे कि कई बार बुक्स में लिखा होता है, बट मैं आर ले रही हूं. ठीक है, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का, यानी आर के कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही. तो जो हमें ग्राफ मिलता है जो है रिएक्टेंट के टर्म्स में, तो मान लें जब रिएक्शन शुरू होती है तब टाइम कितना होता है, 0. इनिशियल रेट बोलते हैं उस समय. अगर आप टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर रेट डिफाइन करें, तो जो तीसरा टाइप ऑफ रेट है ना, पहला है एवरेज, दूसरा इंस्टेंटेनियस, तीसरा है इनिशियल रेट, जिसकी ज्यादा बात नहीं होती बट वो इंपॉर्टेंट है. तो इनिशियल रेट कहाँ है, जब टाइम 0 है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, रिएक्शन होने की तैयारी है. सो दैट इज इनिशियल रेट. तो जब टाइम t है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है रिएक्टेंट का, उस समय मैक्सिमम होता है, क्योंकि रिएक्शन अभी चालू नहीं हुई, रिएक्टेंट बहुत सारा है. अब जब रिएक्शन चालू होगी तो बढ़ते हुए टाइम के साथ आपको मालूम है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता जाएगा, इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी, इसलिए आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा. ठीक है, अब ये जो ग्राफ मिला है इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में ध्यान देते हैं. मान लें कि जब टाइम t 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इतना था. ठीक है, अब जब टाइम t 0 से t इज इक्वल्स टू 1 हुआ, या t1 ले लें कि अब टाइम t इज इक्वल टू t1 हो गया, तो जो है ये लाइन आ रही है t इज इक्वल टू t1, टाइम यहां है, तो उस समय जो है रिएक्टेंट जो है वो घट कर यहां से कहा आ गया, यहां. तो अगर यहां पर रिएक्टेंट R था और T यहां 0 था, तो जब घटकर यहां पर T1 हुआ तो R कितना हो जाएगा, घटकर मान ले R1 हो गया. अब किसी टाइम T2 पर, टाइम अब कितना हो गया, T1 से T2, टाइम बढ़ रहा है, तो टाइम जब T2 हुआ तो रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन है वो भी घटकर क्या हो जाएगी, मान ले R2 हो जाएगी. तो इस ग्राफ से हमें बहुत साफ साफ समझ आ रहा है कि इस ग्राफ के हिसाब से R2 जो है वो R1 से छोटा है. ठीक है, R2 यानी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T2. तो सबसे ज्यादा R की कॉन्सेंट्रेशन है T जब 0 है, जब T1 हुआ तो R जो है R से घटकर R1 हुआ, और जब टाइम T2 हुआ तो R1 से R2 हो गया. तो R2 डेफिनेटली क्वांटिटी में छोटा है. ठीक है, रिएक्टेंट घट रहा है, तो
R2 इज लेसर देन R1। अब अगर हमें मान लेते हैं कि इसके लिए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट लिखना है, तो हमने लिखा था माइनस डेल आर बाई डेल टी। इसको अगर हम अब इस ग्राफ की रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस डेल आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब आपको दो अलग अलग रेट दे दिए गए R1 और R2, तो आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ, इस माइनस को अभी इग्नोर करें, मैं समझाऊंगी, R2 माइनस R1। अगर फाइनल रिएक्टेंट माइनस ये वाला रिएक्टेंट करते हैं तो R2 माइनस R1 लिखेंगे। अब जब आप R2 माइनस R1 को सॉल्व करोगे, साथ में और डेल्टा टी लगा लो नीचे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्योंकि R2 छोटा है, देखो R2 R1 से छोटा है, तो ये जो वैल्यू आएगी माइनस करने पर वो माइनस में आएगी, है ना, क्योंकि R2 छोटा है R1 से। तो जब आप R2 माइनस R1 करोगे तो डेफिनेटली R1 बड़ा। हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लें कि R जो है, जब रिएक्शन शुरू हुई तो R था 100 ग्राम, तब टाइम था 0। जब टाइम T1 हो गया, यानी टाइम हो गया 5 मिनट, यानी आपका T1 आपने 5 मिनट ले लिया, 5 मिनट बीत चुके हैं, तो 100 ग्राम में से रिएक्टेंट बचा है 70 ग्राम, ठीक है, यानी 30 ग्राम प्रोडक्ट बन चुका है, इसलिए 100 ग्राम से घटकर ये 70 ग्राम हो गया। अब जब T2 टाइम की बात हो रही, मतलब 7 मिनट रिएक्शन होते हुए बीत चुके हैं, ऐसा, ये सब इमेजिनरी वैल्यूज है, मैं आपको समझाने के लिए ले रही हूँ। तो अब जब T2 टाइम 7 मिनट्स हो गया है, तो मान लें कि ये 70 ग्राम से 50 ग्राम हो गया, तो आपको समझ आ रहा होगा कि R2 की वैल्यू कितनी है, 50 ग्राम, जो कि क्या है, छोटी है R1 यानी 70 ग्राम से। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ आ गया कि क्यों जब आप इसे देख रहे हो तो R2 छोटा है R1 से। यही वैल्यूज जब आप यहां पर पुट करोगे तो R2 कितना है, 50 माइनस 70, तो आंसर कितना आ रहा, माइनस 20। तो रेट कभी माइनस नहीं आता, इसी माइनस माइनस को प्लस करने के लिए यहाँ माइनस लगाया जाता है। तो ये इसका प्रैक्टिकल रीजन है कि क्यों हम रिएक्टेंट की रेट लिखते समय माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये तो हुआ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो है क्या करना, रेट लिखना। यहां पर भी डेल्टा टी ना लिखते हुए हमें क्या लिखना चाहिए, T2 माइनस T1 लिखना चाहिए, राइट। तो बेसिकली ये हमने लिख लिया, ग्राफ बना लिया रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, और रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया रिएक्टेंट के ही रिस्पेक्ट में। और ये सब हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है एट इनफाइनाइट टाइम। एक इनफाइनाइट टाइम में, अगर रिएक्शन एक इनफाइनाइट टाइम पे होती है तो जो रेट लिखा जाता है वो एवरेज रेट लिखा जाता है। जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में, उन सब में आपको एवरेज रेट ही लिखना होता है, ठीक है। ऑल्दो कई जगह d/dt के फॉर्म में, इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट यूजुअली ध्यान रखें कि आपको डेल लगाकर ही सॉल्व करना है और लिखना है। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ और रेट का एक्सप्लेनेशन। अब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इसे समझें और ग्राफ ड्रॉ करें। तो आपने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखा था कि ग्राफ का जो स्लोप था वो डिक्रीजिंग दिखा रहा था, क्योंकि वक्त के साथ रिएक्टेंट घटता है। लेकिन जब प्रोडक्ट के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस सेम टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ग्राफ कुछ यूं मिलेगा। वैसे तो एक समय के बाद जो है, जब रिएक्शन टूवर्ड्स एंड होती है तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये प्रोडक्ट का भी कांस्टेंट हो जाता है, वो नहीं बढ़ता, बट फिर भी शुरू में ये बढ़ता है। तो अब देखें जरा यहाँ क्या हो रहा है। जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो रिएक्टेंट यहाँ था, यानी इट इज प्रोडक्ट, सो P मान लें, P यहाँ था, मतलब इसकी क्वांटिटी 0 थी। जब हम बात कर रहे हैं T = 0 पर, रिएक्टेंट नहीं बना है कुछ भी, रिएक्टेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं बना है कुछ भी जब टाइम 0 है। जब थोड़ा वक्त बीतता है, जैसे मैंने 5 और 7 मिनट की बात की थी, तो मान लें कि जब टाइम हो जाता है T1, यानी सपोज वो 5 मिनट है, तो जो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलता है प्रोडक्ट का, सपोज वो ये है यहाँ पर, दिस इज एट T1। तो ये कुछ आपको वैल्यू मिली प्रोडक्ट की P से P1, तो ये P से बढ़कर P1 हो गई जब टाइम T0 से T1 हो गया। सिमिलरली अगर टाइम T1 से बढ़कर T2 हो जाए
तो यही प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा P1 से P2, यानी वक्त बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है। और आपने क्या कहा था, रिएक्टेंट की घटती है, इसीलिए ये क्या हो रहा था, ये R से R1 और R2 ये वैल्यूज कम होती हुई बताई थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जब रिएक्शन शुरू हुई तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 ग्राम है। जब रिएक्शन P1 पर पहुंची यानी प्रोडक्ट P1 हुआ, तब मान लें कि 50 ग्राम प्रोडक्ट बन चुका है। और जब ये टाइम T2 हुआ यानी 5 मिनट, T1 अगर 5 मिनट है और T2 अगर 7 मिनट्स है, T2 अगर 7 मिनट्स है, तो समझे 5 मिनट होने पर प्रोडक्ट 0 से कितना बन गया, 50 ग्राम, और 7 मिनट होने पर प्रोडक्ट कितना बन गया, और 70 ग्राम। ठीक है, तो ये बढ़ रहा है ना, तो यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये होगा P2 इज ग्रेटर देन P1, क्योंकि P2 की वैल्यू 70 ग्राम है, सो 70 ग्राम इज ग्रेटर देन 50 ग्राम, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि वैल्यूज लेके भी बता दिया, ये वैल्यूज इमेजिनरी है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि क्यों हम P2 इज ग्रेटर देन P1 बोल रहे हैं। वो अगर किसी को ग्राफ से नहीं समझ आता तो शायद वैल्यूज से समझ आ जाए, इसलिए मैंने ये इमेजिनरी वैल्यूज जो है वो इमेजिन करी है, जिससे आप ये भी समझ पाओ कि क्यों हमने जो है रिएक्टेंट के केस में माइनस का साइन लगा लिया था। और हम कहते थे कि माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट की क्वांटिटी घट रही है, बट एक्चुअली माइनस लगाने का लॉजिक वो तो है ही, पर इसका प्रैक्टिकल रीजन ये है कि रेट कभी माइनस नहीं हो सकता, और क्योंकि R2 R1 से छोटा है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इस माइनस माइनस को प्लस बनाने के लिए यहाँ माइनस लगाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट के केस में जब आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा P प्लस के साथ अपॉन dt। अब यहां पर देखें ये क्या है, तो आप लिखोगे P2 तो ऑलरेडी बड़ा है, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो P2 तो ऑलरेडी P1 से बड़ा है, तो वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है, इसीलिए यहां पर हम निशान क्या लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं। सो बेसिकली ध्यान रखें कि ये सब कहाँ हो रहा है, एट you should say it's finite time. I should write this is happening in finite time, means in और finite जो है दोनों अलग अलग words हैं, यहाँ पर infinite नहीं कह रहे, in finite time। या आप इस in से confuse होते हैं तो सीधे बोले at finite time, यानी ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, this is happening at किसी finite time में, किसी दिए हुए प्रॉपर टाइम पे ये जब रिएक्शन होती है तो उसे इंस्टेंटेनियस जो है नहीं कहते, उसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करते हो। और उस समय हम डेल्टा ऐसे लिखते हैं, डेल्टा रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, इस फॉर्म में डेल्टा लगा लगा के लिखते हैं। दिस वॉज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड देखें, इफ इट इज आस्क्ड कि आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, किसी रिएक्शन में आपसे कहा कि आप जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। सो इंस्टेंटेनियस के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो इंस्टेंटेनियस में मान लीजिए कि आपको इसी में प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट किसी के लिए भी बोल दिया किसी टाइम T पर, ठीक है, टाइम इज नॉट T1 नॉट T2 नॉट T3, मतलब आपको नहीं पता कि टाइम क्या है, किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है इसकी डेफिनेशन देखो तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, इट इज टू एक्सप्रेस द रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। जब आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, जब आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हो तो हम उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और इसे कब ऑब्टेन किया जाता है, जब हम मान लें कि एवरेज रेट एट द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल से dt, यानी जब एवरेज, ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को किसी स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल के लिए लिखें, मान ले वो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, या टाइम dt है, बहुत ही छोटा टाइम, बहुत ही छोटा, एट अ मोमेंट, पूरी रिएक्शन 10 मिनट की है, उसके किसी 15th सेकेंड पे, किसी 5वें मिनट पे, एग्जैक्टली एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, तो उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये क्वांटिटी में बहुत छोटा होता है और
अगर आप इसे एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी कंसीडर द एवरेज रेट एट द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल से dt, दैट इज व्हेन डेल्टा t अप्रोचेस जीरो। तो एनसीईआरटी कहती है जब डेल्टा t जीरो हो जाता है, यानी कि टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, टाइम जीरो है, क्योंकि वहां नेग्लिजिबल टाइम है। यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, कि पूरा मान ले रिएक्शन 5 मिनट का है, 7 मिनट का है, उसके किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम पर, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे आपने रेट की बात कर दी तो वो बहुत छोटा होगा। इसीलिए हम डेल्टा नहीं डी अपॉन डी टी के फॉर्म में लिखेंगे। अगर हमें तब लिखना हुआ तो हम डेल आर बाई डी टी नहीं डी आर बाई डी टी लिखेंगे। सो सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, डेल्टा की जगह डी, बस इतना सा काम करना है और बाकी सब सेम है। प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं तो ऐसे लिख देंगे डी पी बाई डी टी, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब तीसरा टाइप ऑफ रेट बचता है, दैट इज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? जब कोई रिएक्शन जस्ट शुरू हुई है, ठीक है, जब कोई रिएक्शन जस्ट शुरू हुई तो हम कहते हैं टाइम जीरो है। टाइम तो जीरो है, मगर क्या रिएक्शन होने की कोई तैयारी नहीं है उस समय? डेफिनेटली है, तभी तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ठीक है। हम उस समय बोलते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम 100% और टाइम जीरो, बट वहां पर बेसिकली तैयारी हो चुकी होती है। सो इसी को कहते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। सो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। अगर उस समय आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब हमने इस वीडियो में जितना कुछ भी डिस्कस किया उसमें हमने 3 तरह के रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए, एवरेज, इंस्टेंटेनियस और इनिशियल। इन तीनों में से हमारे काम का कौन सा है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको कोई भी क्वेश्चन देते हैं, बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, आपको आंख बंद करके एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, यानी डेल्टा के फॉर्म में लिखते जाइए। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।